शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन है ना, दबा दें उसको, दबाइए दबाइए। रेडी करो, एक्शन करो करो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार। भाई जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो लेट जाएं, और जो लेटे हैं कृपया सो मत जाना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ मामूली सी बात। आज का मुद्दा है नेपोटिज्म, जो आज बहुत ही मामूली सी बात है। एक सूत्र के अनुसार आज से 10 साल, 20 साल, 12 साल पहले तक इस वर्ड के बारे में किसी को मालूम तक नहीं था, और आज तो बच्चा बच्चा जानता है इस वर्ड के बारे में। और जब भी शायद आप इस वर्ड नेपोटिज्म के बारे में सुनते हो तो शायद आपके भी जहन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे होंगे। मेरा मतलब है बॉलीवुड का, इंडियन फिल्म सिनेमा का। अभी तो हालात कुछ ऐसे हैं कि कंगना से लेकर जोहरी तक हर कोई कर रहा है भट 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 भट। अब आप सोच रहे होंगे कि ले एक और आ गया एक्सपर्ट एडवाइस पेलने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब, ये फिल्म स्टार वाली नेपोटिज्म तो बहुत ही मामूली सी बात है। ये तो हजारों सालों से चला आ रहा है। महाभारत से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री तक, या एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर तक हर जगह छुपा है ये वर्ड नेपोटिज्म। क्योंकि नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स। चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि आपके घर में भी हो सकता है ये नेपोटिज्म। देखिए भैया, अब ये नेपोटिज्म है तो है, क्या कर सकते हैं, फेंक थोड़ी सकते हैं। हाय, अच्छा, ये नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? गूगल कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं आपको। यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। फैमिली मतलब सिर्फ माँ बाप, बाल बच्चे या भाई बहन नहीं होते हैं। फैमिली मतलब फ्रेंड्स भी होते हैं, या कभी कभी वो भी फैमिली ही होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। किसी किसी के लिए तो उनका कौम ही उनका फैमिली है, किसी किसी के लिए उनका मोहल्ला ही उनका फैमिली है। जैसे हर इंसान का एक बायोलॉजिकल फादर यानी कि बाप होता है, मगर कुछ कुछ इंसान के एक और भी फादर होते हैं, यानी कि एक बायोलॉजिकल फादर और दूसरा गॉड फादर। अरे कोई कहता है कि ये मेरे बेटे जैसा है, और कोई कहती है कि ये मेरी माँ जैसी है, और किसी किसी इंसान के लिए तो यह धरते उसके माँ है, महाशक्त है। तो भाई साहब, ये शब्द सुन सुन करना अब कान सुन पड़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, आज से इसका एक देसी नाम रखते हैं। ओए, जोर जिसका मुल्क उसका। नहीं, इस डायलॉग के ऊपर हमारा कोई भी कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि ये एक बंगाली मुहावरा है और हमने बस ट्रांसलेट ही किया है। कहाँ नेपोटिज्म फैलाए रखे हो, और जानते भी हो नेपोटिज्म का मतलब क्या है, या कहां से शुरू हुआ, कहां से रायता फैला के आया है। सुनो, हम सुनाते हैं तुमको नेपोटिज्म की कहानी। नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। अब कट टू 1757। अंग्रेज आए, जोर लगाया, और ये मुल्क उनका हुआ। कमजोर हम भी नहीं थे, बस एक दूसरे के साथ नहीं थे, बस। और क्या, 200 सालों तक वो हमारी लूटते गए और बस लूटते गए। डिस्गस्टिंग। और उन्होंने सिर्फ हमारे देश से माल नहीं गंवाया, बल्कि हमारे ही अच्छे अच्छे नामचीन आविष्कार ये भी लूट के चले गए और पेटेंट करवा लिया खुद के नाम। एजेसी बोस नाम सुना है? नहीं, ये नेताजी सुभाष बोस के कोई भी नहीं लगते। अब जिन निब्बो निब्बियों को ये नहीं पता कि ये कौन थे, उनको बता दूं, सर जेसी बोस वॉज आवर फर्स्ट मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट। इनका करियर बस शुरू ही हुआ था कि अंग्रेजों ने इनके साथ नेपोटिज्म खेलना शुरू कर दिया। पहले तो बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से सर बोस को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बुलाया गया,
और उनसे अंग्रेज़ों ने कहा, सर 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 सर, आप यहाँ आएं और हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ाएं। उस समय वहाँ के लगभग सारे प्रोफेसर थे अंग्रेज़। प्रोफेसर बोस ने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया और एक दिन उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ प्रोफेसर और हिंदुस्तानी प्रोफेसर, इनके डेजिग्नेशन एक होने के बावजूद हिंदुस्तानी प्रोफेसरों को अंग्रेज़ प्रोफेसरों से कम तनख्वाह मिलती है। तो पहली बार इसको जानने के बाद प्रोफेसर बोस ने इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया और अपना तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं प्रोफेसर बोस ने वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया। वो बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से अपने स्टूडेंट्स को वहाँ बिना तनख्वाह लेकर पढ़ाते थे। एक वक्त और एक दौर तो ऐसा आया कि जब प्रोफेसर बोस को आर्थिक तंगी हो गई और उनके पास जेब में पैसे भी नहीं होते थे, मगर बावजूद उसके प्रोफेसर बोस ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा और वहाँ के स्टूडेंट्स को हर दिन क्लासेस दी। बस और क्या था, जीत प्रोफेसर बोस की ही हुई और अंग्रेज़ों ने मान ही लिया प्रोफेसर बोस का डिमांड और कर दिया भारतीय और ब्रिटिश प्रोफेसरों का सैलरी सेम। जी हाँ, ये था प्रोटेस्ट प्रोफेसर बोस का। और आगे चलकर प्रोफेसर बोस वहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ अपने रिसर्च वर्क को भी जारी रखा। साल था 1894-95। सर एजेसी बोस ने कोलकाता में बैठकर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को अंजाम दिया और वहां उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक चमत्कार। पहली बार 23 मीटर की दूरी से दो दीवारों को फांद कर वायरलेस ट्रांसमिशन के जरिए सर बोस ने बजा दिया एक बेल यानी कि घंटा और दबा दिया एक बंदूक का यानी कि घोड़े का ट्रिगर। यह था मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव। जी हां, ये वही टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी से आपके फोन चलते हैं, आपके घर का टीवी चलता है और जब कभी कभी गुस्से में पटकते हो ना रिमोट वो टीवी और एसी का, जी हां, ये भी इसी टेक्नोलॉजी की देन है। सर बोस वॉज द फर्स्ट टू यूज अ सेमीकंडक्टर जंक्शन टू डिटेक्ट माइक्रोवेव। अब सर बोस की एक आदत थी, अब अच्छी थी या बुरी, हैशटैग योर चॉइस। सर बोस अपने रिसर्च वर्क, अपने सोच सबके साथ शेयर करते थे और जब अंग्रेजों को पता चला इसके बारे में तो अंग्रेजों ने भी कहा कि दिखाओ भाई, हमें भी अपने रिसर्च दिखाओ। और सर बोस बीइंग सर बोस निकल पड़े अपने रिसर्च को उनके दिखाने के लिए और उनके साथ शेयर करने के लिए और सूत्रों के अनुसार पहुंच गए लंदन, जहां पे बड़े बड़े दिग्गजों के सामने सर बोस ने दिखाया अपना डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज्ञान फेल दिया, इतना ज्ञान फेल दिया, नेपोटिज्म कहां है? तो उनके लिए रुको रुको जरा, सब्र करो। वहां पे मौजूद थे गुग्लिल्मो मार्कोनी, जो खुद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेसमैन थे और वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सालों से काम कर रहे थे। सर बोस के डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद मार्कोनी को यह समझ में आ गया कि जिस दरवाजे के पास वो खड़े थे, चाबी तो बोस के पास है। सर जेसी बोस अपने रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेशन सबके सामने इन डिटेल्स रखकर वापस भारत आ जाते हैं, मगर तब तक मार्कोनी की दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाती है और इटली वापस जाकर मार्कोनी उसी फॉर्मूले से अपना रेडियो बनाते हैं, उसे कमर्शियलाइज करते हैं और यहां तक उसका पेटेंट भी खुद के नाम करवा लेते हैं। आज भी अगर आप गूगल चाचा से पूछो तो इन्वेंशन ऑफ रेडियो में मार्कोनी का नाम आता है और सर बोस को दूर दूर तक इस मामले में कोई सही से जानता तक नहीं। सुनने में आता है कि उस वक्त के काफी सारे इन्वेस्टर्स ने भी सर जेसी बोस को उनके इजाद किए हुए रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम को कमर्शियलाइज करने को कहा, लेकिन सर बोस ने कहा विज्ञान बिकाऊ के लिए नहीं है। ये जो आज जगह जगह आपको वाईफाई मिलता है ना, फ्री वाईफाई, ये भी इसी टेक्नोलॉजी की देन है। हाँ, तभी मैं सोचूं कि फ्री वाईफाई, आज के इस महंगाई के जमाने में वाईफाई फ्री कैसे मिलता है? अब जिसका बाप इतना दिलदार हो बिड़ू, उसका औलाद ऐसा ही होगा ना। और फाइनली इतने सालों के बाद IEEE ने यह घोषणा किया कि जगदीश चंद्र बोस इज वन ऑफ द फादर ऑफ रेडियो साइंस।
इस सिलसिले के बाद भी सर जेसी बोस रुके नहीं। वो आगे चलकर प्लांट के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और दुनिया के सामने ये प्रूफ किया कि पेड़ों की भी जान होती है, उन्हें भी खुशी का एहसास होता है, उन्हें भी दुख होता है और पेड़ भी फील करते हैं। जी हाँ, और इसी को और भी अच्छे से अंजाम देने के लिए सर बोस ने इन्वेंट किया एक मशीन और इसका नाम इन्होंने रखा क्रिस्कोग्राफ। इस रेडियो इन्वेंशन के साथ एक और भी साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने पहली बार रिमोट के माध्यम से एक जहाज चला दिया था और उस समय लोगों ने काला जादू काला जादू काला जादू काला जादू, इन्हें काला जादूगर कह दिया था। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में जो ये बल्ब जलता है ये किसकी देन है? हाँ, पता है। अभी आप कहेंगे क्या बच्चों वाला सवाल करता है, थॉमस एल्वा एडिसन, ये तो बच्चा जानता है। तो मैं आपको बता दूं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस बल्ब का इजाद किया था वो चलता था डीसी करंट से, जो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मगर आपके घर में जो बल्ब जलता है वो है एसी करंट। इसके पीछे भी है कहानी। निकोला टेस्ला, जी हाँ, जिनके बारे में ज़्यादातर स्कूल के किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, और अगर गलती से टेस्ला के बारे में कोई चैप्टर आ भी जाए तो छोटे से चैप्टर के एक छोटे से कोने में ही टेस्ला का नाम आता है। टेस्ला की एक खासियत थी, ये किसी भी मशीन का 3D होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बना लिया करते थे। टेस्ला जब पहली बार क्रोएशिया से अमेरिका पहुंचे काम ढूंढते हुए तो उन्होंने एडिसन की कंपनी ज्वाइन की एज एन इंजीनियर। उस समय अमेरिका के इलेक्ट्रिसिटी माफिया एडिसन सर को आप कह सकते हैं, वैसा ही कुछ। टेस्ला ने जब वहां ज्वाइन किया तो उन्होंने देखा कि जो डीसी करंट वहां तैयार होता है वो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकता। और फिर क्या था, टेस्ला ने अपने दिमाग में बनाया एक डायग्राम एसी जनरेटर का और फिर जाके बताया यही बात थॉमस एडिसन को। एडिसन ये सुनते ही खुशी के मारे झूम उठे और कहा कि अगर तुम ऐसा कुछ बना सकते हो तो तुम्हें मैं $50,000 गिफ्ट में दूंगा। फिर क्या था, टेस्ला ने पूरे डायग्राम का ब्लूप्रिंट बनाया और दे दिया थॉमस एडिसन के हाथ में। एडिसन बहुत खुश हुए, टेस्ला भी बहुत खुश हुए। और उसके बाद जब टेस्ला ने कहा कि हमारा इनाम कहां है, तो पता है एडिसन ने क्या कहा? मजाक था भाई, मजाक था, ये तो बस मजाक था। ये सुनने के बाद टेस्ला के होश उड़ गए और टेस्ला ने कहा ये तो सरासर नामुमकिन बात आप कह रहे हैं मालिक। तो फिर एडिसन ने कहा तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। और ये सुनने के बाद टेस्ला ने कहा भाग और रिजाइन कर दिया। अब जिस इंसान के दिमाग में एसी जनरेटर, इस दुनिया का पहला एसी जनरेटर का आइडिया हो, वो खाली थोड़ी बैठेगा। टेस्ला को भी मिल गया इन्वेस्टर और टेस्ला ने भी खोल लिया कंपनी और कमर्शियली एसी करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही एडिसन को पता चला इस बात के बारे में, एडिसन पहुंच गए कोर्ट और ठोक दिया मुकदमा टेस्ला के खिलाफ। और फिर क्या था जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई। कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस एरिया से, जिस गलियों से टेस्ला की कंपनी की तार जाती थी, उन सारे तारों को बिखेर दिया गया ताकि राह चलते हुए जानवर के पैर उन तारों में टकराएं और वो रेस्ट इन पीस हो जाए। और ये सब क्यों किया गया? ताकि टेस्ला की कंपनी का एक नेगेटिव इंपैक्ट तैयार हो। और उस समय एडिसन और टेस्ला की इस महासंग्राम को नाम दिया गया वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ दिन पहले की ही बात है, हम लोगों ने देखा कि किस तरह कुछ जाहिलों ने एक प्रेग्नेंट हथनी को मार दिया। सोशल मीडिया में बहुत हल्ला हुआ और हम सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए इस मुद्दे के ऊपर। मगर आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था ना, तो अमेरिका में सूटेड बूटेड ऑल गुड पीपल्स के सामने एसी करंट कितना खतरनाक है ये लोगों को प्रूफ करने के लिए एक जिंदा हाथी को बीच चौराहे में खड़े कर एसी इलेक्ट्रिकल शॉक देकर मार दिया गया। समझ रहे हो कुछ? टेस्ला के खिलाफ साजिशों का मामला और खेल यहीं खत्म नहीं होता। वन फाइन डे टेस्ला पहुंचते हैं अपने ऑफिस और अपने सामने देखते हैं अपने ऑफिस को जलता हुआ।
उस आग के लपटों में टेस्ला के ऑफिस के साथ साथ टेस्ला के सारे रिसर्च पेपर भी जल गए और जल गया टेस्ला का सपनों का आशियां। जी हां, ये सब मामूली सी बात है। अब जिस इंसान के अंदर भगवान ने यह खूबी दे के भेजी हो कि वो किसी भी मशीन का डायग्राम का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार कर ले, ऐसे प्रतिभाशील इंसान को रोकना इतना आसान भी नहीं होता। टेस्ला लुट चुके थे, टेस्ला पाई पाई के मोहताज हो चुके थे, मगर उनका हौसला कम न हुआ। टेस्ला ने आगे चलकर बहुत सारे मशीन्स का इजाद किया, जिसमें से उनका रिमोट कंट्रोल शिप बहुत फेमस हुआ और जिसे देखकर लोगों के दांतों तले उंगलियां चली गई, दब गई। मगर उसके बाद टेस्ला ने जो किया, इसे देखकर उंगलियां दबी नहीं, उंगलियां कई नहीं, बल्कि पूरे दांत कांपने लगे। टेस्ला ने यूं एक बल्ब को अपने हाथ में लिया और बिना किसी वायर के सहारे यूं जला दिया, ऐसे, जिसे आज हम टेस्ला कॉइल के नाम से जानते हैं। यह बंदा इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाथ में लेकर ऐसे 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 खेलता था और इसको ही टेस्ला कॉइल कहते हैं। अब टेस्ला ने समय से आगे सोचा और उन्होंने एक प्लान बनाया। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और इसके लिए टेस्ला को जरूरत थी इन्वेस्टर्स की। टेस्ला चाहते थे कि आसमान के थंडर्स को वो कैद कर कर, प्रोसेस कर कर उस बिजली को पूरे विश्व में फ्री में बांट दिया जाए। पहली बार जब टेस्ला ने इस डेमोन्स्ट्रेशन को इन्वेस्टर्स के सामने रखा तो इन्वेस्टर्स के हाल और इन्वेस्टर्स का एक्सप्रेशन एकता कपूर के सीरियल जैसा था। क्या क्या क्या? क्योंकि इसके लिए टेस्ला ने जो टावर बनाया था उसके 500 मीटर के रेडियस तक अगर आप एक बल्ब ले जाके गाड़ दो तो वो बल्ब खुद ब खुद जलने लगता, वो भी बिना किसी इंसानी नुकसान के। मान लो आपके फोन का चार्ज खत्म हो गया, आप सिर्फ चार्जर को ले जाकर अगर उस जमीन में गाड़ दो तो आपका फोन खुद ब खुद चार्ज होने लगता। ये था टेस्ला का सोच और उसके बाद इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया। अब इतना इन्वेस्ट करने के बाद में बिजली का बिल कौन बढ़ेगा? तेरा नाना। धंधा कैसे होगा भाई? धंधा। और क्या था, टेस्ला के सारे सपने चकनाचूर हो गए। दुनिया को रोशन करने चला था जो टेस्ला, उसके खुद की जिंदगी में अंधेरा छा गया और इतिहास के पन्नों में एडिसन इलेक्ट्रिसिटी का गॉडफादर बन गया और टेस्ला कास्ट अवे। जो नहीं समझे वो जाके गूगल कर लें। तो क्या समझे? इन घटनाओं के सामने बी टाउन की नेपोटिज्म है ना मामूली सी बात। तो जिसको जो मन करे करने दो ना। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश जरूर करती है। क्योंकि एपिसोड अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना, इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। अगर अच्छा ना लगे तो, और अगर अच्छा लगे तो कर देना। मामूली सी बात है भैया, मामूली सी बात है।